नमस्कार, स्वागत है आपका डीटी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने सोनिया और राहुल गांधी को बनाया आरोपी। देश भर में आज कांग्रेस का प्रदर्शन। भाजपा ने गांधी परिवार पर साधा निशाना। नए वक्फ कानून के विरोध का रोड मैप तैयार करने आज मुफ्तियों और मौलवियों से मिलेंगी ममता बनर्जी। मुर्शिदाबाद में मारे गए हिंदुओं की याद में बीजेपी मनाएगी शहीद दिवस। संशोधित वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। कानून को बताया गया राजनीति से प्रेरित। अल्पसंख्यक मंत्री ने कानून को बताया मुस्लिम समाज के हित में। अपने गिरेबान में झांकी पाकिस्तान। वक्फ कानून को लेकर टिप्पणी पर भारत ने दिया करारा जवाब। कहा भारत के आंतरिक मामलों में दखल न दे पड़ोसी देश। और अमेरिका चीन में टैरिफ वॉर जारी। व्हाइट हाउस ने कहा अमेरिका से वार्ता के लिए चीन को ही बढ़ाना होगा पहला कदम। कनाडा पर भी ट्रंप का रुख कायम। और अब खबरें विस्तार से। नेशनल हेराल्ड वित्तीय अनियमितता मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, उनके बेटे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आरोपी बनाया है। मंगलवार को ईडी ने मामले में चार्जशीट दाखिल की, जिसमें सैम पित्रोदा को भी नाम शामिल है। कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताते हुए इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ईडी की कार्रवाई का विरोध करते हुए कांग्रेस आज देश भर में प्रदर्शन करेगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की टिप्पणी पर निशाना साधते हुए इसे आधारहीन करार दिया। दरअसल वित्तीय अनियमितता के मामले में गांधी परिवार पर करीब 2000 करोड़ की संपत्ति को अवैध तरीके से हड़पने का आरोप है। ईडी नेशनल हेराल्ड और एजेएल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है और गांधी परिवार के दिल्ली, मुंबई और लखनऊ स्थित संपत्तियों को बेचकर लगभग 661 करोड़ रुपए रिकवर करेगी। आगे बढ़ते हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की चार्जशीट पर भाजपा के राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस को इस मुद्दे पर राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये मामला उसके शासन के दौरान दर्ज हुआ था। नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के द्वारा जो श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी का नाम चार्जशीट में आया है, ये प्योरली एक टेक्निकल मामला है। कांग्रेस पार्टी को ध्यान रखना चाहिए कि इस विषय की शुरुआत 2012 में हुई थी और एक जनहित याचिका के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2013 में इस केस की शुरुआत की थी। यानी यह मामला दर्ज तब हुआ था जब मोदी जी की सरकार आई भी नहीं थी। अतः कांग्रेस पार्टी का इस पर राजनीति करने का आधार नहीं बनता है। टेक्निकली देखें तो यह भारत के इतिहास का एक विचित्र मामला है, जिसमें कोई एक ऐसी कंपनी 90 करोड़ की देनदारी में बिक गई जिसके पास हजारों करोड़ की संपत्ति थी, जो किसी के द्वारा समझ में आने वाली बात नहीं है। तीसरी बात यह थी कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा इसमें 76% शेयर सिर्फ राहुल जी और सोनिया जी के पास थे। मतलब राजनीतिक दृष्टि से बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि 2/3 से अधिक सिर्फ आपके पास रहेगा और बाकी किसी के पास नहीं। और मजे की बात यह है कि बाद में यह ने तय किया कि प्रकाशन बंद हो जाएगा और प्रॉपर्टी के बिजनेस में काम करेंगे। ये अपने आप में बड़ी विचित्र बात है। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज राज्य के इमामों, मौजिनों और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगी। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने संसद में भी वक्फ बिल पर कड़ा एतराज जताया था। बिल पास होने के बाद ममता ने कहा था कि वे इस कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। उन्होंने साफ कर दिया कि वे केंद्र की नीति के खिलाफ खड़ी रहेंगी। ममता बनर्जी ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि वे राज्य सरकार पर भरोसा रखें। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के विरोध में हिंसक घटनाएं भी हो रही हैं और बड़ी संख्या में हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा है। बीजेपी समेत विपक्षी दलों ने ममता सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है और ममता बनर्जी से इस्तीफा भी मांगा है।
भाजपा आज पश्चिम बंगाल में शहीदी दिवस मनाएगी। बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ कानून के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी, जिनमें 2 लोग पिता पुत्र थे जो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते थे। इन लोगों की याद में भाजपा आज काली पट्टी बांधकर शहीदी दिवस मनाएगी। पश्चिम बंगाल में हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। बीजेपी ने इस हिंसा को लेकर ममता बनर्जी सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि वहां मुर्शिदाबाद के हालात भयावह बने हुए हैं और कई हिंदू परिवारों को वहां घर छोड़कर भागना पड़ा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की एक टीम पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हिंसक घटनाओं की जांच के लिए इलाके का दौरा करेगी। टीम 3 सप्ताह के भीतर आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। ये फैसला वक्फ कानून के विरोध में हुई हिंसा के बाद लिया गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई और कई दूसरे जख्मी हुए। आयोग ने यह फैसला मानवाधिकार उल्लंघनों की शिकायत मिलने के बाद लिया है। आयोग ने एक बयान जारी कर बताया कि मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के दौरान उन्हें मानवाधिकारों के उल्लंघन की कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। आयोग ने इसके लिए एक टीम का गठन किया है जो हिंसा के कारणों, प्रशासन की प्रतिक्रिया और प्रभावित लोगों की स्थिति की जांच करेगा। ये टीम स्थानीय अधिकारियों, पुलिस, पीड़ितों और गवाहों से बातचीत करेगी ताकि तथ्यों का सटीक आकलन किया जा सके। कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर बिहार को बंगाल बनाना चाहते हैं। बिहार के हिंदुओं को ये फैसला लेना है कि वे ऐसा होते देखना चाहते हैं या नहीं। उन्होंने मुर्शिदाबाद हिंसा पर कहा कि देश के हिंदू गंभीर खतरे में हैं। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलके बिहार को बंगाल बनाना चाहते हैं। अब फैसला बिहार के हिंदुओं को लेना है कि वो बिहार को बंगाल और बांग्लादेश बनते हुए देखना चाहते हैं या नहीं। वक्फ कानून में बदलाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई सभी याचिकाओं पर आज दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में 20 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल हुई हैं, जिनमें वक्फ संशोधन कानून 2025 की वैधानिकता को चुनौती दी गई है। ज्यादातर याचिकाएं कानून के विरोध में हैं, हालांकि कुछ याचिकाओं में कानून का समर्थन भी किया गया है। 2 याचिकाएं ऐसी भी हैं जिनमें वक्फ के मूल कानून वक्फ एक्ट 1995 को ही चुनौती देते हुए रद्द करने की मांग की गई है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में केवीएट दाखिल की है। याचिका में केंद्र ने कोर्ट से अपील की है कि वे इस मामले में कोई भी आदेश पारित करने में पहले केंद्र सरकार की दलील भी सुने। मोदी कैबिनेट में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने फिर कहा कि संशोधित वक्फ कानून मुसलमानों के हित में है। कोच्चि में उन्होंने मुस्लिम समाज में अपील करते हुए कहा कि वे कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों को वोट बैंक न बने, क्योंकि वोट बैंक बनने के बाद उनके हितों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है। रिजिजू ने नए वक्फ कानून के फायदे गिनाए और कहा कि किसी को भी जबरदस्ती और एक तरफा तरीके से किसी की जमीन छीनने का कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए। इसलिए पहले की सरकारों के द्वारा की गई गलतियों को सुधारने के लिए यह कानून बनाया गया है। In India, we have Hindus, Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, Parsis, Jains. We must have laws which treats equal. We must have provisions which should take care of everybody. But unfortunately in our country, there was one law, the Waqf bill, which we have changed. This law, the Waqf Act, which was in existence in India, had given uncontrolled, unprecedented power to the Waqf board to declare any land as Waqf property. We have finished that provision. From now onwards, nobody can claim any property and land as Waqf property.
और तमिलनाडु के वेल्लोर जिले के कट्टुकोल्लई गांव में जमीन को लेकर वक्फ के दावे ने विवाद पैदा कर दिया है। कट्टुकोल्लई गांव के लोगों को वक्फ की ओर से एक नोटिस भेजा गया है। इस नोटिस में वक्फ का दावा है कि गांव की जमीन वक्फ की संपत्ति है। इस नोटिस के बाद लगभग 150 ग्रामीण परिवारों ने विरोध में कलेक्टर कार्यालय तक मार्च निकाला। ग्रामीणों का कहना है कि पुश्तैनी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। उनका कहना है कि सैयद अली सुल्तान शाह ने ये नोटिस जारी किया था। नोटिस में लिखा है कि कट्टुकोल्लई गांव की जमीन एक स्थानीय दरगाह की है। गांव वालों से कहा गया कि वे तुरंत जमीन खाली कर दें। वहीं गांव वालों का कहना है कि पीढ़ियों से वे यहां रह रहे हैं। उनकी रोजी रोटी पूरी तरह से खेती पर निर्भर है। एक और वक्फ बोर्ड का कहना है कि उनके पास जमीन के पुराने कागजात हैं। दूसरी तरफ गाँव वालों का कहना है कि उनके पास सरकार द्वारा जारी किए गए जमीन के सारे कागज मौजूद हैं। I have given a notice to the village peoples who are residing there in our Waqf. It is because I am claiming because of I am having all the records which belongs to our Waqf. It shows that from the year 1954 itself, that is from the government of Tamil Nadu Gazette, it has been mentioned that the mentioned property that belongs to our Waqf. तमिलनाडु में कांग्रेस के विधायक हसन मौलाना ने निवासियों को आश्वासन दिया कि गांव से किसी को भी बेदखल नहीं किया जाएगा। जहां एक दरगाह ने जमीन को वक्फ संपत्ति के रूप में दावा करने के बाद बेदखली नोटिस जारी किया था। हालांकि विधायक ने यह भी कहा कि अगर वक्फ का अपने दावे के पक्ष में सहायक दस्तावेज दिखा पाते हैं तो ग्रामीणों को मामूली किराया देना होगा। Property which will have documents in the Waqf board, if it is there, then these people are given notice and they will be told, they will be given a minimal rental charge on them. So this minimal rental will even make the Waqf board stronger, will also keep them happy. But eventually Waqf board will not vacate them. So you should understand one thing, living in somebody's property is not correct in this law. But again, if you are there, you have to pay rent for it to claim being there. That is how it is. So it is a small thing that the Waqf board should check on it. If their people are really downtrodden, they should be taken care of. Then a minimal rental and their life should be kept in peace. Yeah. और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DD न्यूज़। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी एक ट्रेड में 6 प्रसिद्ध, पहले सेफ्टी वरना क्लीन बोल्ड। अनऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान, धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर, मतलब नुकसान की हैट्रिक। इसीलिए RBI वेबसाइट पर जाएं, ऑथराइज्ड लिस्ट जांचें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल के चंदौसी में राजस्व विभाग ने सरकारी तालाब की जमीन को अवैध कब्जा मुक्त कराया। चंदौसी के बनियाखेड़ा विकासखंड की ग्राम पंचायत जनेटा में दरगाह शरीफ की शिकायत मिलने के बाद राजस्व विभाग की टीम गांव पहुंची। राजस्व विभाग ने दरगाह से थोड़ी दूर स्थित सरकारी तालाब की जमीन की नापतोल की, जिसमें सरकारी तालाब की 100 बीघा जमीन में से 40 बीघा जमीन पर लोगों ने अवैध रूप से कब्जा करके खेती शुरू कर दी थी। इस समय उस जमीन पर गेहूं की फसल लगी हुई है।
जब तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह को सरकारी तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा करने की जानकारी मिली तो उन्होंने वहां पर बुलडोजर बुलवाकर तालाब की जमीन का चिन्हांकन कराया। इस विषय में जानकारी देते हुए तहसीलदार चंदौसी धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि तालाब पर अवैध कब्जा था, जिसे कब्जा मुक्त करा दिया गया है। तालाब की 40 बीघा भूमि पर अवैध कब्जा था, जिसे कब्जा मुक्त कराया गया है। दरगाह वक्फ संपत्ति पर बनी हुई है या नहीं, इस संबंध में डीएम की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। यहाँ पर जो तालाब पर कब्जा पाया गया था उसको कब्जा मुक्त करा लिया गया है और उसमें जो फसल पाई गई और जो भूसा पाया गया उसको ब्लॉक में भिजवा दिया गया। और जहाँ तक दरगाह का मैटर है, इसके बारे में यह वक्फ संपत्ति है या नहीं, मुतवल्ली जो इस समय कहा जा रहा है वो है या नहीं, इसके संबंध में हम जिलाधिकारी महोदय को रिपोर्ट भेजेंगे। वो दोनों पक्षों को सुन करके उसके हिसाब से आदेश पारित किया जाएगा। लगभग 40 बीघे पर कब्जा। और पाकिस्तान की ओर से भारत के वक्फ संशोधन अधिनियम पर की गई आलोचना पर भारत ने कड़ा एतराज जताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने लिखा कि वक्फ कानून भारत की संसद द्वारा पारित करके बना हुआ है। पाकिस्तान की टिप्पणी को उन्होंने भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताया और कहा कि पाकिस्तान को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। रणधीर जायसवाल ने आगे लिखा, पाकिस्तान की ये टिप्पणी निहित स्वार्थों से प्रेरित और पूरी तरह निराधार है। भारत ने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान को दूसरों को उपदेश देने से पहले अपने देश में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए, जहां उनकी सुरक्षा और अधिकार लगातार खतरे में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। तो इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से जब मुलाकात की थी उस वक्त की ये तस्वीर है। और इस वक्त कई मुद्दों पर भी खास बातचीत की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलने पहुंचे थे राष्ट्रपति से। और फिलहाल आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने कल टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ वैश्विक विकास के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने वर्ष 2020 में शुरू की गई ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को याद करते हुए इसे द्विपक्षीय सहयोग का एक मजबूत आधार बताया। उन्होंने इस साझेदारी के तहत विभिन्न क्षेत्रों में हुए सहयोग का उल्लेख किया, जिसने भारत में डेनमार्क के निवेश के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाई हैं ताकि ग्रीन ट्रांजिशन में योगदान दिया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस वर्ष के अंत में नॉर्वे में आयोजित होने वाले तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने और उस दौरान प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन से मुलाकात की उम्मीद जताई। और दिल्ली सरकार ने सभी श्रेणियों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरों में वृद्धि की घोषणा की है। ये नई दरें 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगी। अकुशल श्रमिकों का न्यूनतम मासिक वेतन अब 18,456 रुपये प्रति माह होगा, जो पहले 18,066 रुपये प्रति माह था। ऐसे ही अर्धकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 19,929 से बढ़ाकर 20,371 रुपये प्रति माह कर दी गई है। कुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी को 21,917 से बढ़ाकर 22,411 रुपये कर दिया गया है, जबकि स्नातक और उससे अधिक योग्यता वाले श्रमिकों को 24,356 रुपये प्रति माह मिलेंगे। सरकार का कहना है कि ये बढ़ोतरी महंगाई को ध्यान में रखते हुए की गई है, जिससे श्रमिकों को आर्थिक राहत मिलेगी। भारत से हज यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों का कोटा बढ़ाकर इस साल 1,75,000 कर दिया गया है। 2014 में ये संख्या 1,36,000 थी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया कि भारत की हज समिति मुख्य कोटा के तहत 1,22,000 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों की यात्रा का प्रबंध करा रहा है।
मंत्रालय ने बताया कि सऊदी अरब के दिशा निर्देशों के अनुरूप उड़ान, परिवहन, मीना शिविर, रहने की व्यवस्था और अन्य सेवाओं सहित सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और बाकी कोटे में आने वाले तीर्थ यात्रियों की यात्रा के प्रबंध का जिम्मा निजी टूर ऑपरेटरों को दे दिया गया है। इस वर्ष अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की ओर से 800 से अधिक निजी टूर ऑपरेटरों को संयुक्त हज समूह संचालक कहलाने वाली 26 कानूनी संस्थाओं में शामिल किया गया है। कानूनी समस्याओं का समाधान करते हुए मंत्रालय की ओर से इन 26 संयुक्त हज समूह संचालकों को हज कोटे का आवंटन भी कर दिया गया है। बावजूद इसके वे सऊदी अधिकारियों द्वारा निर्धारित समय सीमा का पालन करने में विफल रहे। हालांकि भारत सरकार के हस्तक्षेप के बाद सऊदी हज मंत्रालय ने मिना में वर्तमान स्थान की उपलब्धता के आधार पर 10,000 तीर्थ यात्रियों के संबंध में अपना कार्य पूरा करने हेतु सभी संयुक्त हज समूह संचालकों के लिए हज पोर्टल को फिर से खोलने पर सहमति व्यक्त की है। और राजस्व खुफिया निदेशालय ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दुबई से आने वाले एक भारतीय नागरिक से बड़ी मात्रा में कोकीन बरामद की है। डीआरआई ने यात्रा से करीब 75.6 करोड़ रुपए की 7.56 किलोग्राम कोकीन जब्त की है। यात्रा को एनडीपीएस अधिनियम 1985 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच में यात्री के बैग से 5 खाली हैंडबैग मिले, जिनकी भीतरी परतों को खोलने पर सफेद रंग के पाउडर के 10 पैकेट छिपे हुए पाए गए। डीआरओई अब ड्रग्स के स्रोत का पता लगाने और संभावित नेटवर्क की पहचान के लिए जांच कर रही है। और स्कूली बच्चों की मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस के लिए एम्स एक मेट नाम का कार्यक्रम चला रहा है। साल 2020 से चल रहे इस कार्यक्रम का इस्तेमाल स्कूलों में मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस के लिए किया जा रहा है, ताकि हर बच्चा कैसे सक्रिय रहे, कैसे फोकस रहे और अपनी मेंटल हेल्थ का कैसे ख्याल रखे। शुरुआत में कक्षा 6 से 9 तक के बच्चों के लिए मेट को डिज़ाइन किया गया है। पायलट प्रोग्राम के तौर पर अभी मेघालय के 20 स्कूलों में मेट कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसका अच्छा नतीजा देखने को मिल रहा है। आगे आने वाले दिनों में और भी स्कूलों में इसे चलाया जाएगा। मेट एक पॉजिटिव मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम है। मेट का मतलब होता है दोस्त, मेट का मतलब होता है सखा। मेट का जो फुल फॉर्म है हम लोग उसको बोलते हैं माइंड एक्टिवेशन थ्रू एजुकेशन। मतलब हम कैसे अलर्ट रहें, कैसे फोकस मोड में रहें, अपने हेल्थ का कैसे ख्याल करें और हमारे लिए क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। अब मेट का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं स्कूल के हेल्थ के लिए। जब हम मेट के स्कूल के हेल्थ की बात करते हैं तो नॉट मेंटल हेल्थ, इट्स अ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस, ताकि हर बच्चे के लिए है। ऐसा नहीं कि उस बच्चे के लिए है जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तो मेट का मतलब होता है पीक कैसे हो, जैसे आप अच्छे हैं आप और अच्छे हो सकते हैं। विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स दुनिया में धूम मचाने के लिए तैयार है। 1 से 4 मई तक मुंबई में आयोजित होने वाली इस शिखर सम्मेलन को लेकर मनोरंजन जगत में उत्साह और जोश का माहौल है। देश के नामचीन और इनोवेटिव गेम डेवलपर्स भी नए गेम के साथ मंच पर अपनी प्रतिभा और जलवा बिखेरने के लिए बेकरार हैं। रोड टू गेम जैम के शीर्ष 10 गेम के नामों की घोषणा शिखर सम्मेलन के आगाज से पहले ही खूब सुर्खियां बटोर रही है। इससे पहले देश के 453 शहरों और कस्बों के 1650 से अधिक कॉलेजों से 5500 से अधिक पंजीकरणों की एप्लीकेशन आई थी और मूल्यांकन के बाद 175 टीमों को चुना गया है। अंत में 175 में से 10 टीमों का चयन अंतिम 10 में किया गया है और इन्हीं शीर्ष 10 गेमों को वेव्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रदर्शित किया जाएगा। पहले 3 विजेताओं को संयुक्त रूप से पुरस्कृत भी किया जाएगा। प्रथम स्थान के लिए 3.5 लाख, दूसरे स्थान के लिए 2 लाख और तीसरे स्थान के लिए 1.5 लाख की पुरस्कार राशि दी जाएगी। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार को लेकर तनाव का अंत होता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के साथ व्यापार समझौते के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए पहला कदम चीन को उठाना होगा। उन्होंने कहा कि गेंद अब चीन के पाले में है। हमें चीन के साथ समझौता करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन्हें हमारे साथ समझौता करना है। उन्होंने ये भी कहा कि चीन को हमारी खासकर अमेरिकी उपभोक्ताओं की आवश्यकता है। दरअसल बीते शुक्रवार को
को चीन ने अमेरिकी वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाकर 125% कर दिया था, जो अमेरिका द्वारा चीनी वस्तुओं पर शुल्क 145% तक बढ़ाए जाने के जवाब में उठाया गया कदम था। The ball is in China's court. China needs to make a deal with us. We don't have to make a deal with them. There's no difference between China and any other country except they are much larger. And China wants what we have, what every country wants, what we have, the American consumer. Or to put it another way, they need our money. So the president, again, has made it quite clear that he's open to a deal with China, but China needs to make a deal with the United States of America. तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दी, नमस्कार।